अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में जिक्र किया हुआ है। देखो बच्चों, दो तरीके की बातें होती है। एक को पूछा जाता है कंडक्टेंस का ऑर्डर और एक पूछा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ऑर्डर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कापा है और कंडक्टेंस जो है वो आप कैप एम या कैप इक्विवेलेंट यानी कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। डाइल्यूशन के साथ में जब भी इफेक्ट की बात की जाती है तो डाइल्यूशन बढ़ने पर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो जो कापा है यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ाने पर वॉल्यूम तो बढ़ गया पर नंबर ऑफ आइंस का जो रेशियो बढ़ना था वो उस एस्पेक्ट में बढ़ नहीं पाता है। तो उस वजह से इन ईच ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो नंबर ऑफ आइंस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो ये याद रखना कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसके लिए नंबर ऑफ आयंस इन ईच ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उतना ही ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, इस कॉन्सेप्ट से अब आपका जो ऑप्शन है वो इजीली डील हो जाएगा। याद रखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ में क्या होता है, डिक्रीज, तो कंसंट्रेशन के साथ में क्या होगा, इंक्रीज। जबकि मोलर कंडक्टेंस एंड जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या होगा, डाइल्यूशन के साथ में डिक्रीज होगा, डाइल्यूशन बढ़ने के साथ में इंक्रीज होगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ में क्या होगा, डिक्रीज। तो तीनों अलग अलग कंडक्टेंस की मैंने आपके साथ में एक बात की है, कंपैरिजन किया, लॉजिक दिया, कॉन्सेप्ट समझाया। स्पेशली स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ध्यान रखें। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है। जब भी कभी आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो स्टूडेंट्स अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का जो रीजन है वो ईसीएस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करवाना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट दिए हुए ए बी सी और उनका रिएक्शन आपको दिखा रखा है। अब रिएक्शन के बेस पर हम कैसे डिसाइड करें कि किसका एसआरपी ज्यादा, किसका एसओपी ज्यादा। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूं कि जो सीरीज हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना रखी है, उस स्टैंडर्ड सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब जिसका एसआरपी होगा ज्यादा उसको सीरीज में नीचे लेंगे और जिसका एसओपी होगा ज्यादा उसको सीरीज में कहा लेंगे, ऊपर लेंगे। तो 3 रिएक्शन हमारे सामने हैं। पहली रिएक्शन में एक एलिमेंट ए है जिसका एनाइन दिया हुआ है और ये बी को रिड्यूस करके सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब ए का जो रिडक्शन पावर है वो बी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। और अगर ए का रिडक्शन पावर बी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो सीरीज में ए की पोजीशन कहाँ आएगी, ऊपर, और बी की पोजीशन कहाँ आएगी, नीचे। फिर कंपेयर करते हैं, बी नेगेटिव सी को रिड्यूस नहीं कर पाया, इसका मतलब सी की जो पोजीशन है सीरीज में वो बी के कंपैरिजन में क्या होगी, ऊपर होगी। तो यहां ये इस वजह से इसको रिड्यूस नहीं कर पाया। सी नेगेटिव ने ए को रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब सी की पोजीशन सीरीज में बी से ही नहीं, ए से भी क्या है, ऊपर है। इसका मतलब सबसे ऊपर जो अपने पास में पोजीशन आएगी एलिमेंट की वो सी की आएगी, उसके बाद में किसकी आएगी, ए की, और सबसे लास्ट में किसकी आएगी, बी की आएगी। अब ये एसआरपी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये एसओपी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि ऑप्शन में आपको एसओपी का ऑर्डर पूछा हुआ है या एसआरपी का पूछा हुआ है। अगर एसओपी का पूछा हुआ है तो सबसे आगे किसको लेना है, सी को, और अगर एसआरपी का पूछा हुआ है तो सबसे आगे किसको लेना है, बी को। तो हम ऑप्शन जो देख रहे हैं इसमें हमारे को सी माइनस से सी, इसके बाद में ए नोट, ई नोट, ए माइनस से ए, और ई नोट बी माइनस से बी सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी माइनस से सी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये एसओपी का ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एसओपी का अरेंजमेंट हमारे सामने जो कंपैरिजन की सीरीज थी उसमें पता चल गया कि जो सी का पोजीशन है वो टॉप मोस्ट है, इसलिए इसका एसओपी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं
वो प्रीवियस क्वेश्चन का जैसा ही है, बिल्कुल मतलब आप मान सकते हैं कि सिमिलर टाइप का ही एक क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए लिया है क्योंकि एग्जाम का बहुत फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन रहा है। तो आप एनालिसिस कर रहे हैं, इस बार एक्स वाई और जेड 3 एलिमेंट्स हैं, आप इसको एनालिसिस कीजिए तो यहां पर आपको पता चल जाएगा। अब आप बोलो फटाफट से, एक्स माइनस वाई को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा। देखो एक्स माइनस से एक्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और वाई में, वाई का वाई माइनस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब एक्स ने वाई को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और अगर एक्स ने वाई को रिड्यूस कर दिया तो बोलो एक्स की पोजीशन कहां आएगी, ऊपर आएगी या नीचे आएगी? यस, ऊपर आएगी। जो रिड्यूस कर सकता है उसकी पोजीशन कहां है, ऊपर, और जो रिड्यूस हो रहा है उसकी पोजीशन कहां है, नीचे। तो यहां पर x ऊपर आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा। तो x और y को तो हमने डिसाइड कर लिया कि x की पोजीशन ऊपर और y की नीचे। अब y माइनस z को रिड्यूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब z की पोजीशन y से कहां आएगी, ऊपर, क्योंकि y ने z को रिड्यूस नहीं कर पाया। दैट्स वाई z ऊपर और y कहां आएगा, नीचे आएगा। और z माइनस ने x को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब z की जो पोजीशन है वो x से भी क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। ये लो, ये z की पोजीशन x से भी ऊपर। अब अगर इसका SRP ऑर्डर पूछा हुआ है तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, और अगर इसका SOP वैल्यू ऑर्डर पूछा हुआ होता तो ये बॉटम टू टॉप क्या होता, इंक्रीज होता। अब बच्चों हमें ये देखना है, हमारे ऑप्शंस जो हैं उनमें SOP का ऑर्डर पूछा हुआ है तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, ई नोट z माइनस से z, इसके बाद में आ जाएगा ई नोट x माइनस से x, और सबसे लास्ट में आ जाएगा ई नोट y माइनस से y। अगर यही मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन बता रहा हूं, अगर वैसे हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर ये और पूछा जाता किस तरीके से इसके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से या रिड्यूस ई नोट SRP के बेस पर अगर पूछा होता तो क्या जवाब आ जाता, उस सिचुएशन में आ जाता ई नोट z से z माइनस। अब देखो रिड्यूस हो रहा ना z माइनस के अंदर, तो ये सबसे पीछे चला जाता, ये आ जाता ई नोट x से x माइनस, और ये आ जाता ई नोट y से y माइनस। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का ट्रेंड आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 2 ऐसे क्वेश्चंस अपन ने अभी तक सेलेक्ट कर लिए हैं जिन क्वेश्चन से आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ECS का तैयार हो जाएगा, जिसमें आपने SRP, SOP, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सारे ऑर्डर्स को देखना सीखा। और लास्ट में जो ये मैंने 2 ऑर्डर्स आपको बताए इनको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ये तो जो अपने क्वेश्चन का पोर्शन था वो था, और ये एक एडिशनल मैंने इंफॉर्मेशन के रूप में आपको समझाया कि अगर SRP ऑर्डर पूछा होता तो उसके ऑप्शंस किस तरीके से आते, उस बात का भी बच्चों हमें आइडिया होना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एकदम मस्त वाली वैरायटी आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेई ने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT में जो इसको पूछा गया था तो वो जो ट्रेंड था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अब आपके सामने हम रख रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या होता है, जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है, जैसे आपको 2 पोटेंशियल दिखा रखे हैं और आप पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पीसी की अवेलेबिलिटी हमारे को क्या होगी, ज्यादा होगी, या कौन सी स्पीसी की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इस तरीके की कभी भी बात आए तो बच्चों हमेशा ई नोट के बेस पर आप अपने दिमाग में एक बात रखें, हमें ECS का पूरा आइडिया है। ECS के बेस पर पहले दोनों की रिडक्शन रिएक्शन लिख लें आप, तो क्योंकि आपका जो ECS का जो सीक्वेंस है वो क्या है, SRP के बेस पर है। अब देखो मेरे पास में यहां पर जो ई नोट Fe+2 से Fe, मतलब पहले से ये SRP दिया हुआ है, ई नोट Fe+2 से Fe+3, ये क्या दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है। मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं किसके अंदर, SRP में, मतलब ई नोट Fe+3 से Fe+2, और इसका जो साइन होगा वो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.77 वोल्ट। ये रिएक्शन है, ये SRP का ऑर्डर है, और ये भी क्या है, SRP का ऑर्डर है। अब आप देखो सीरीज में जो SRP का वैल्यू है वो Fe+3 से Fe+2 के लिए तो कहा आ रहा है सीरीज में प्लस का 0.77, मतलब नीचे आ रहा है, और Fe+2 से Fe का जो ऑर्डर आ रहा है मेरे सामने, ये सीरीज में क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं क्या बोलता हूं कि जो Fe+2 है वो खुद को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, और Fe जो +3 है उसको ये क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि जो सीरीज में ऊपर है वो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और जो नीचे उसको अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी आपको ये तो पता चल गया ना कि सीरीज में जो रिएक्शन ऊपर आएगी वो कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी। जिसका इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना आ रहा है, माइनस का 0.44 है, मतलब ये
ऊपर वाली रिएक्शन है और इसका प्लस 0.7 है, मतलब ये नीचे वाली रिएक्शन है। अब मैं ओवरऑल दोनों की रिएक्शंस को इंप्लीमेंटेशन दे देता हूं। अगर मुझे ये रिएक्शन लिखनी होती तो ये डेफिनेटली सीरीज में ऊपर आ रही है, तो यहां पर क्या होता, ऑक्सीडेशन होता, तो Fe जो है ये कन्वर्ट होता किसके अंदर, Fe+2 में, और यहां पर Fe+3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता किसके अंदर, Fe+2 में। तो मैं दोनों रिएक्शन को कंक्लूड करूं तो मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि दोनों ही सिचुएशन के अंदर मुझे Fe+2 आयन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां Fe जो +2 है ये इसका अमाउंट लगातार बढ़ेगा, Fe+3 इसका अमाउंट लगातार घटेगा, Fe का भी अमाउंट लगातार क्या होगा, घटेगा। तो एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की थीम फिर से एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी ऐसी रिएक्शंस आपके सामने आए, पहले रिएक्शंस को SRP के बेस पर अरेंज कर लें, फिर ये देख लें जो सीरीज में ऊपर आ रही है रिएक्शन उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनाना है, और जो सीरीज में नीचे आ रही है रिएक्शन उसका रिडक्शन रिएक्शन बनाना है। जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया, ऊपर वाली रिएक्शन को Fe से Fe+2 में ऑक्सीडाइज किया और नीचे वाली रिएक्शन में Fe+3 को Fe+2 में क्या किया, रिड्यूस किया। ओवरऑल प्रोडक्ट को एनालिसिस किया, दोनों ही सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास में, Fe+2 बन रहा है। तो डेफिनेटली Fe का भी Fe+2 में ऑक्सीडेशन होगा और Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस होगा। दोनों सिचुएशन में Fe+2 बढ़ेगा, Fe+3 घटेगा, Fe भी घटेगा। तो बच्चों एक बहुत अल्टीमेट वैरायटी अभी अभी मैंने आपके सामने रखी है। एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन रहा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये समझा भी दिया। अब आप इसको तैयार कर लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये इस बार हम लोगों ने रिएक्टिविटी की सीरीज का क्वेश्चन ले लिया कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे अरेंज किया जाए। इसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 रिएक्शंस मिल रही है, इनको मैं एनालिसिस बोर्ड पर भी कर रहा हूं एक बार आपके सामने। तो यहां पर देखिए वही कॉन्सेप्ट है, जो एक एलिमेंट जिस दूसरे को अगर रिड्यूस कर सकता है उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, तो डिस्प्लेस करने वाला तो सीरीज में ऊपर और जो डिस्प्लेस होता है वो सीरीज में क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग चेक करते हैं B + ANO3 gives BNO3 + A, यानी कि फिक्स हो गया सीरीज में B की पोजीशन जो होगी वो A से क्या होगी, ऊपर, क्योंकि B ने A को उसके सॉल्ट से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो सीरीज में B की पोजीशन हो गई ऊपर और A की पोजीशन हो गई नीचे। अब A + HCl gives ACl + ½ H2। तो यहां पर और तो कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि A ने HCl एसिड के साथ में रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व की। इसका मतलब डेफिनेटली A की पोजीशन हाइड्रोजन से क्या आ रही है, ऊपर आ रही है। ठीक है, तो यहां हाइड्रोजन की पोजीशन को दिखा दिया। नेक्स्ट है D + ECl gives DCl + E। इसका मतलब D ने E को उसके सॉल्ट से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो D की पोजीशन E से क्या हो जाएगी, ऊपर। इसकी एक अलग सीक्वेंस बना रहा हूं, D की पोजीशन E से क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अब नेक्स्ट D HNO3 के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवोल्व नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, यहां से क्या होगा, ये पता चल गया कि जो अब सीरीज में डी की पोजीशन है वो हाइड्रोजन से भी कहां आएगी, नीचे आएगी, और ई की पोजीशन डी से भी क्या है, नीचे है। तो अब एक पूरी सीक्वेंस बच्चों आपके सामने बन गई है। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है कंपैरिजन। आपका अगर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है ना, तो मैं क्या बोलता हूं, कंपैरिजन करने में कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। और इस तरीके के क्वेश्चंस की आस्किंग भी बहुत फ्रिक्वेंट है। आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर सीरीज के रेंज के क्वेश्चंस अगर मैं ले रहा हूं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन अलग अलग मैंने आपके सामने अभी तक डिस्कस कर लिए। एक केवल इस बात को लेकर के कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स को जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये लगा कि ऐसे क्वेश्चंस की आस्किंग बहुत 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 फ्रिक्वेंट है। तो ये एक प्रैक्टिस का एक और क्वेश्चन साथ में था। तो अब मैं इन दोनों को भी यहां पर सीरीज में ले सकता हूं। तो डी को लूंगा हाइड्रोजन से नीचे और ई को लूंगा डी से भी नीचे। अब अगर मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा हुआ है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो सीरीज में सबसे ऊपर है बी, फिर ए, फिर डी और फिर ई, ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा। तो बच्चों रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी कभी आपसे पूछा जाए तो मैंने आपको पूरा एक प्रोसीजर सिखाया है किस तरीके से एनालिसिस करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, आराम से एक एक पॉइंट को एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद आपको लग जाए कि यार अब मैंने सीरीज में सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है, बस उसके बाद में रिएक्टिविटी पूछो, रिड्यूसिंग पावर पूछो, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछो, रिडक्शन पोटेंशियल पूछो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछो। ये तो लगभग सारी वेराइटीज अभी तक मैंने आपके साथ में शेयर कर ही ली है। और एक प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी अपन ने लिया था Fe, Fe+2, Fe+3 का, बच्चों एक बहुत अल्टीमेट वैरायटी रही है। ऐसे क्वेश्चंस की रेंज आप लगातार तैयार करते रहे। ECS पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपका गलत होने की कोई प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है उसके बाद में।